आवर चैनल साइंस क्रिएचर्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। साइंस क्रिएचर्स में अपने चल रहा था 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ और सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अपने इसमें चल रहे थे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम में अपन फर्स्ट पढ़ रहे थे लॉ ऑफ कन्वर्जन। सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हिंदी थी इसकी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बताया गया था इसमें किसी भी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान किसी भी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान नियत रहता है। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात हो चुकी थी, अपन नियम पढ़ चुके थे। लेकिन अब ये लॉ था, अब ये बताया गया इसमें क्या ये सभी के लिए लागू होगा, सभी के लिए लागू होगा या नहीं होगा, इस पे आज चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको वहां लिखवाया था समस्थानिकों के लिए नियम यह लागू होगा या नहीं होगा, समस्थानिकों के लिए यह नियम लागू होगा या नहीं होगा, दैट इज चर्चा करते हैं। कोई भी एलिमेंट होता है उसको प्रदर्शित करने का ये तरीका होता है Z से, दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दैट इज मास नंबर, और ये होता है वो एलिमेंट जिसको आप लिख रहे हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अब समस्थानिकों की परिभाषा सुनिए। समस्थानिकों को बोलते हैं आइसोटॉप्स। एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, एटॉमिक नंबर सेम होंगे और मास नंबर अलग-अलग होंगे। मास नंबर अलग-अलग होंगे मतलब एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या अलग-अलग और परमाणु क्रमांक समान। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न-भिन्न होगी, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप, समस्थानिक कहलाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है बात ही द्रव्यमान संरक्षण की कर रहा है, तो बात ही द्रव्यमान संरक्षण की कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बता दिया, मास नंबर द्रव्यमान संख्या तो बदल रही है, हमें बदल रही है, तो क्या आइसोटॉप्स में नियम लागू होगा? आइसोटॉप्स में यह नियम लागू होगा। चर्चा करते हैं आइसोटॉप्स पे। हाइड्रोजन के हमारे पास तीन आइसोटॉप्स होते हैं, 1h1 1h2 1h3। 1h1 प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, दैट इज फोटो सेम 111, दैट इज परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान, बट द्रव्यमान संख्या 1 2 3, द्रव्यमान संख्या भिन्न-भिन्न, द्रव्यमान संख्या भिन्न-भिन्न, तो एलिमेंट तो एक ही हो गया, एलिमेंट तो एक ही हो गया, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न-भिन्न। परिभाषा कहती है एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न-भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। तो बात ही करता है द्रव्यमान संरक्षण की, मतलब द्रव्यमान तो समान रहना चाहिए, अभिकारक के पहले भी अभिक्रिया के बाद भी। यहाँ तो एक ही तत्व के द्रव्यमान अलग-अलग आ गए, तो क्या मतलब निकला? मतलब यह निकला समस्थानिकों के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन नहीं करेगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं करेगा। अब आप मेरे को बताइए किसी भी यौगिक के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी यौगिक के रासायनिक गुण काय पे निर्भर करते हैं? काय पे निर्भर करते हैं? बताइए। रासायनिक गुण मतलब चेंज होने वाली चीजें, रासायनिक गुण मतलब जिनको परिवर्तन अपन देखेंगे, दैट इज परिवर्तन होगा यहाँ पे। तो परिवर्तन कहाँ पे होता है? दैट इज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे निर्भर करते हैं यौगिक के रासायनिक गुण, दैट इज भौतिक गुण। भौतिक गुण होता है बाहर, इसको अगर भौतिक मतलब फिजिकली भौतिक, तो भौतिक द्रव्यमान संख्या। तो किसी भी यौगिक के रासायनिक गुण उसके द्रव्यमान संख्या, किसी भी यौगिक के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। रासायनिक गुण और द्रव्यमान संख्या और भौतिक गुण उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करते हैं, भौतिक गुण उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करते हैं। तो आपने क्या सीखा? यहाँ से ये बात है समस्थानिकों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। समस्थानिकों का एक पूरा टॉपिक एक अलग क्लास में पढ़ाएंगे आपको, अभी यहाँ पे इतनी चर्चा ना करके थोड़ा सा ही लेके जाते हैं, तो नोट डाल के लिखिए समस्थानिकों के लिए, समस्थानिकों के लिए
द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो सकता, समझ में आ चुका होगा आपको। आइए सेकंड टॉपिक, और कौन से लिए नाभिकीय विक्रियाएं होती है। नाभिकीय विक्रियाएं होती है तो ठीक है, नाभिकीय विक्रियाएं क्या होती है। नाभिकीय विक्रियाएं होती है जब दो नाभिक आपस में मिलते हैं तो नाभिकीय विक्रिया संपन्न होती है। तो दो क्या हो सकता है, या तो एक बड़ा नाभिक टूट सकता है या दो छोटे नाभिक बना सकता है। तो इनको बोला गया संलयन विखंडन। दो शब्द आएंगे आपके पास, संलयन और एक शब्द आएगा विखंडन। संलयन या विखंडन, विखंडन होगा जब एक भारी नाभिक दो छोटे नाभिक में टूटेगा तो दैट इज विखंडन। दो छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बनाएंगे तो दैट इज संलयन। तो दैट इज नाभिकीय विक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है या नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लागू होता है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। आप बताइए लागू होगा या नहीं होगा। नाभिकीय विक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, आइए चर्चा करते हैं। जब नाभिकीय विक्रियाएं होती है तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा। तो जो कुछ ऊर्जा निकलेगी ना, ऊर्जा निकलेगी तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा किसके रूप में निकलती है, E बराबर mc स्क्वायर में। तो यहाँ पे द्रव्यमान का ह्रास होगा, ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकली तो यहाँ पे इज इक्वल समानुपाती, कम तो ये भी कम, कम तो ये भी कम। तो दूसरा पॉइंट, नाभिकीय विक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। नाभिकीय विक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। देखिए नाभिकीय विक्रियाओं में, नाभिकीय रिएक्शन में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं, लागू नहीं होता है। नाभिकीय विक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण का लागू नहीं होता है। अब यहाँ पे ऊर्जा निकल गई तो ऊर्जा के लिए क्या बोलना चाहिए, ऊर्जा के लिए यह बोलना चाहिए द्रव्यमान प्लस ऊर्जा। द्रव्यमान प्लस ऊर्जा का मान संरक्षित रहता है, ना कि द्रव्यमान ही संरक्षित रहता है। दैट इज एक टर्म्स यहाँ पे जुड़ जाएगी। आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण अपन जानते हैं, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। तो यहाँ पे यह बोला जाएगा द्रव्यमान प्लस ऊर्जा संरक्षित रहती है, ना कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो इसमें चेंज करके आप यहाँ तक ये सही है, द्रव्यमान प्लस ऊर्जा संरक्षित रहती है, ना कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो यहाँ तक यह नियम समस्थानिकों के लिए लागू नहीं होगा, यह नियम समस्थानिकों के लिए लागू नहीं होगा। और नाभिकीय विक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता है। नाभिकीय विक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण के अधिनियम का पालन नहीं होता है, नियम का पालन नहीं होता है। आइए दैट इज हाइड्रोजन के दो समस्थानिक है, प्रोटियम ट्राइट्रियम। प्रोटियम ट्राइट्रियम मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं, हीलियम के दो अणु हीलियम का निर्माण करते हैं। हीलियम का निर्माण करा तो क्या निकली, ऊर्जा। हीलियम का निर्माण करा तो दैट इज, देखो एक और एक दो, एक और तीन चार, तो यहाँ तक मतलब सेम था, लेकिन ये ऊर्जा निकल गई। तो ऊर्जा निकली है तो E बराबर mc स्क्वायर। तो ऊर्जा निकली है तो द्रव्यमान में कमी, कमी होगी तो चीज निकल रही है, जुड़ नहीं रही है, निकल रही है, निकलने में हमेशा कमी, निकलने में हमेशा कमी, निकलने में हमेशा कमी। तो कमी हो गई तो क्या हो गया, ह्रास हो गया। तो क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्लस ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। द्रव्यमान प्लस ऊर्जा, द्रव्यमान के साथ एक वर्ड लगा दो आप, ऊर्जा। द्रव्यमान के साथ एक वर्ड लगा दो आप, ऊर्जा। जहां तक चीजें क्लियर, तो ये नियम हो गया। नाभिकीय विक्रियाओं में ये नियम नहीं लगेगा और समस्थानिकों के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगता है, समस्थानिकों के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगता है। आइए अब आगे चर्चा करते हैं, दूसरा नियम आज का पढ़ते हैं अपन। आज से अपना ये हो रहा है टॉपिक चालू, लॉ ऑफ कांस्टेंट। लॉ ऑफ कांस्टेंट नंबर 2, लॉ ऑफ कांस्टेंट।
लॉ ऑफ कांस्टेंट हिंदी में लेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले अपन चर्चा कर चुके हैं कंपाउंड। कंपाउंड की यौगिक की। यौगिक हमेशा किस नियम का पालन करते हैं? यौगिक हमेशा स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। यौगिक हमेशा स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसने दिया था? लैवोशिये ने। दैट इज इसको देने वाले वैज्ञानिक थे प्राउस्ट। प्राउस्ट गिवन। इस नियम को प्राउस्ट ने दिया था। यौगिक को नाम देते स्थिर अनुपात का नियम याद आता है। अब सुनिए पहले तो नियम क्या होता है, पहले आप समझिए फिर आप आना नियम पे। पहले आप समझिए अब आने चाहिए नियम पे। ठीक है आइए। इसमें इस टॉपिक में पूरे में बात किसकी चलेगी? द्रव्यमान की। द्रव्यमान अर्थात भार। द्रव्यमान अर्थात भार। पहले तो आप मेरे को बताइए दोनों चीजें एक है या अलग अलग? पहले तो आप मेरे को बताइए दोनों चीजें एक है या अलग अलग? बताइए दोनों चीजें एक है या अलग अलग है? पहले तो इस पे चर्चा करेंगे। द्रव्यमान एक चीज है, भार अलग चीज है। बताइए ये दोनों एक चीज नहीं है। भार क्या होता है? किसी वस्तु पर लगने वाला, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल भार कहलाया। गुरुत्वीय बल भार कहलाता है, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। अलग अलग हो सकता है। अलग अलग हो सकता है मतलब फिक्स नहीं है। आप इसको फिक्स नहीं कर सकते। तो भार फिक्स नहीं होता, द्रव्यमान फिक्स होता है। हर जमान एक जगह रहता है, हर जगह सेम रहेगा। कहीं भी ले जाओ द्रव्यमान समान रहता है। लेकिन भार गुरुत्वीय बल, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल भार कहलाता है। भार हर जगह अलग अलग हो सकता है, यहाँ अलग, ऊपर अलग, नीचे अलग। तो दैट इज द्रव्यमान और भार एक अलग अलग टर्म्स है। याद रखना द्रव्यमान फिक्स होता है, भार फिक्स नहीं होता है। द्रव्यमान फिक्स होता है, भार फिक्स नहीं होता है। आइए चर्चा करते हैं आगे चीजें क्या होती है। लॉ ऑफ कांस्टेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट क्या कहता है? आइए किसी भी जैसे किसी शुद्ध यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का, अवयवी तत्वों का भार की दृष्टि से अर्थात द्रव्यमान भार की दृष्टि से द्रव्यमान समान रहता है। चाहे यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया हो, किसी भी विधि से प्राप्त किया हो। किसी भी शुद्ध यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का भार, अवयवी तत्वों का भार की दृष्टि से, भार की दृष्टि से अर्थात द्रव्यमान समान रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। यौगिक का सोर्स कैसा भी हो, जो अपने पास कंपाउंड है उसका सोर्स कैसा भी हो, लेकिन जो उसमें कंपाउंड होगा ना तो उसका हमेशा एक अनुपात होगा, वो समान रहेगा। दैट इज जैसे CO2 है, हमेशा 3:8 में प्राप्त होगी। चाहे इसको कैसे भी आप प्राप्त करो, जलाकर प्राप्त करो, कोक से, कोयले में, जितने भी प्राप्त करोगे ना तो 3:8 रहेगा। तो यह अनुपात फिक्स है, यह अनुपात फिक्स है। यही नियम द्रव्यमान अनुपात का नियम कहलाया, द्रव्यमान लॉ ऑफ कांस्टेंट कहलाया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कहलाया। यहाँ तक चीजें क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं। यहाँ तक चीजें
आइए लॉ कांस्टेंट सबसे पहले चर्चा करते हैं। आइए इसने बताया अवयवी तत्वों का संगठन समान। कोई भी यौगिक जिनसे मिलकर बना है उनका हमेशा संगठन क्या होगा? समान होगा, संगठन समान होगा। ठीक, इसीलिए इसको निश्चित संगठन का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निश्चित संगठन का नियम भी कहा जाता है। निश्चित संगठन का नियम दैट इज हमारे पास में लिया एक सैंपल लिए, हमने एक ही यौगिक के 3 सैंपल ले लिए। एक ही यौगिक के हमने 3 सैंपल ले लिए, हमारे पास 3 सैंपल है एक ही यौगिक के, ले लिए भाई साहब, हमने 3 सैंपल ले लिए। अब हमने उस पर करा एक्सपेरिमेंट। अगर कोई भी तत्व है ना उस यौगिक में होगा तत्व, अगर वो तीनों में यौगिक का प्रतिशत संगठन समान आ जाए ना, जैसे इसमें भी 1%, इसमें भी 1%, इसमें भी 1%, तो दैट इज कॉल्ड, यही कहलाता है द्रव्यमान स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, कांस्टेंट स्थिर अनुपात का नियम यही कहलाता है। अगर तीनों में है ना, तीनों पात्र में तत्वों का प्रतिशत संगठन समान आ जाता है ना, तो यही कहलाता है हमारे पास स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। ये फिर वही बात, फिर गड़बड़ हो गई। अब क्या हो गया? आपने फिर शब्द ले लिया द्रव्यमान, मतलब ये प्राउस्ट आया, प्राउस्ट ने भी किस पे बात की? द्रव्यमान पे ही बात की। प्राउस्ट ने भी किस पे बात की? द्रव्यमान पे ही बात की। आइए द्रव्यमान पे बात करें, ये भी मतलब इसका नियम भी द्रव्यमान के आसपास ही होगा। ऐसे चलेंगे, देखो क्रम से, पहले आएंगे द्रव्यमान पे बात करने वाले, फिर आएंगे गैस पे, फिर गैस का क्या हो जाएगा? आयतन, फिर आएंगे आयतन पे चर्चा करेंगे। तो पहले अभी तक देवोशी भी द्रव्यमान पे बात कर दी गया, प्राउस्ट है वो भी द्रव्यमान पे बात कर रहा है, ठीक है। अब आइए आगे, फिर वही बात कि ये नियम सर्वसत्य है नहीं है, हमेशा लगेगा नहीं लगेगा। बात ये यहाँ भी फिर से ये हर जगह लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। अब आप बताइए, मेरे को बताइए, द्रव्यमान स्थिर अनुपात का नियम मतलब अनुपात हमेशा समान रहेगा, अनुपात हमेशा समान रहेगा। फिर बात करेंगे अपन आइसोटॉप्स की। समस्थानिकों के लिए यह नियम लगेगा नहीं लगेगा? समस्थानिकों के लिए यह नियम लगेगा नहीं लगेगा? आइए समस्थानिकों के लिए यह नियम लगेगा नहीं लगेगा, बताइए क्या होगा? क्या होगा? लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1h1, 1s2, 1s3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड टाइट्रियम, दैट इज 3 हो गए मेरे पास, ये होते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ठीक है। अब आते हैं इनका अनुपात, देखिए इससे मिलकर क्या बनेगा? 1h1 से H2O, ये दैट इज बहुत कम पाया जाता है प्रकृति में, 1s3। D2O, D2O का दूसरा नाम बोला जाता है, बताइए क्या बोला जाता है D2O को? और इससे बनेगा T2O। एक ही तत्व है, तत्व एक है, तो अनुपात कितना आता है H2O का? पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 1:8 में आता है हमेशा, 1:8 में आता है, क्योंकि इसका 2, इसका 16 काट दो, 1:8, 1:8। अगर नियम लागू कब होगा? जब तीनों का 1:8, 1:8, 1:8 आ जाएगा। बताइए 1:8 आएगा नहीं आएगा? 1:8 आएगा नहीं आएगा? अब आइए चर्चा करते हैं इसका। 2:16, इसका होता है 4, 4:16, इसका होता है 6, 6:16। क्या अनुपात समान है? क्या अनुपात समान है? नहीं है। तो यह भी आइसोटॉप्स भी यहाँ भी यह नियम फॉलो नहीं करेगा। समस्थानिकों के लिए लॉ ऑफ कांस्टेंट भी सही रहा, समस्थानिकों के लिए लॉ ऑफ कांस्टेंट भी समान रहा। तो इसकी परिभाषा में क्या, अब क्या अंतर करोगे? इसकी परिभाषा स्पष्ट कर देते हैं, वहां पे द्रव्यमान पर ऊर्जा बोलोगे उसको सही दिया था, क्या आप द्रव्यमान पर ऊर्जा बोलोगे तो वह नियम यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। तो इसके फिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके फिट के लिए आपको बोलना पड़ेगा क्या? वहां आपने क्या बोला था? किसी तत्व का, किसी यौगिक में उनके अवयवी तत्वों का रासायनिक संगठन समान रहना चाहिए, रासायनिक संगठन समान रहना चाहिए।
अब मान लगाइए किसी किसी भी यौगिक में अवयवी तत्वों का रासायनिक समस्थानिक संगठन समान रहना चाहिए। रासायनिक समस्थानिक संगठन समान रहना चाहिए मतलब एक नया वर्ड जोड़ देना वहां पे, समस्थानिक संगठन। समस्थानिक संगठन समान रहना चाहिए। समस्थानिक संगठन समान रहना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर? समस्थानिक संगठन समान रहना चाहिए। यह वर्ड अगर जुड़ जाता है तो समस्थानिकों के लिए यह नियम फॉलो कर जाएगा, वरना यह नियम फॉलो नहीं करेगा। समस्थानिक संगठन समान रहना चाहिए। तो इस नियम को अगर आपको समस्थानिकों के लिए भी लागू करना है तो आपको वहां पे समस्थानिक संगठन वर्ड जोड़ना पड़ेगा। समस्थानिक संगठन वर्ड जोड़ना पड़ेगा, वरना उससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समस्थानिक वर्ड जुड़ेगा, समस्थानिक वर्ड जुड़ेगा, समस्थानिक वर्ड जुड़ेगा। सबसे पहले अपन ने बात की थी, ये बात अपन कंपाउंड अपन ने यौगिक पढ़े तब भी बात की, योग भी हमेशा स्थिर अनुपात के नियम में मिलते हैं। उनका अनुपात समान रहता है, चाहे उन्हें कैसे भी प्राप्त करो आप किसी भी तरह से। तो आइसोटॉप्स के लिए यह दोनों नियम सब असफल रहेंगे, क्योंकि आइसोटॉप पे क्योंकि बात की है द्रव्यमान की करते हैं और यहाँ पे द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है हर का। तो यही पिक्चर के एंड यही हो जाता है, क्योंकि द्रव्यमान ही अलग हो गया। द्रव्यमान ही अलग हो गया तो बात आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप पहले ही कह रहे हो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान समान रहेगा। समान रहेगा तो यहाँ पे ऐसे समान होगा, यहाँ पे पहले ही अलग अलग बता दिया है। ठीक है, जहाँ तक चीजें क्लियर? यहाँ पे आपको शुद्ध करना है, समस्थानिक संगठन बोलना पड़ेगा, समस्थानिक संगठन बोलना पड़ेगा, तब जाके नियम फॉलो करेगा आइसोटॉप्स पे। तो आइसोटॉप्स के लिए दोनों नियम असफल, आइसोटॉप्स के लिए दोनों नियम असफल। आइए जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड यह CO2, दैट इज ए कंपाउंड है CO2। किन किन से मिलकर बना है? इसमें आपको दो तत्व दिख रहे हैं, तो कार्बन और एक ऑक्सीजन, C+O2। C+O2 दो से मिलकर बना है, C+O2, C+O2। यहाँ लगाइए C 12 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 12 है। ऑक्सीजन का 16 होता है, दो जुड़ गए तो 32, दो जुड़ गए तो दो, ये हो गया 32, ये हो गया 32। दैट इज, क्या ये 12:32 हो सही है? हमेशा सरल अनुपात में टूटेगा, ध्यान रखना। जितना कटे उतना काट देना, जितना कटे उतना काट देना। 4 दिया 12, 4 × 32, 3:8। इससे क्या बात चली, अगर यौगिक CO2 कहीं भी मिलेगी ना, CO2 कहीं भी मिलेगी ना तो 3:8 में मिलेगी। अब इसके सोर्स, अब आइए चर्चा करते हैं सोर्स पे। CO2 कैसे कैसे 3:8 में मिलेगी, CO2 कैसे कैसे 3:8 में मिलेगी। ठीक है, अब आइए सबसे पहला सोर्स होगा इसका, यहां तक समझ में आ गया ना चीजें? हाँ, CO2 अवयवी तत्व C+O2, इसका 12:32, इसको काटेंगे आप तो 4:3:8। ठीक है, अब CO2 कैसे कैसे प्राप्त हो सकती है, लिखिए। कार्बन को जलाकर, टू बर्न कार्बन, कार्बन जलाकर। ठीक है, ये है कार्बन, दैट इज सॉलिड, जलेगा काई में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हर चीजें चलती है। दैट इज निर्माण CO2, दैट इज निर्माण CO2। यहाँ जो CO2 मिलेगी कहाँ है? CO2 मिलेगी 3:8 में ही होगी, हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल में CO2 की परसेंट होती है 0.03%। वहां भी है 3:8 में ही मिलता है, वहां भी है 3:8 में ही मिलता है। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, बाय कैल्शियम कार्बोनेट से हम CO2 को प्राप्त कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बर्न करा, CO बना, दैट इज बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना दैट इज CO2 यहाँ पे प्राप्त होगी हमेशा 3:8 में। CO2 प्राप्त होगी 3:8 में, CO2 प्राप्त होगी 3:8 में। यहाँ तक चीजें क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर? अब आगे आइए,
ठीक इसी प्रकार आप बात करते हैं H2O। एक हमारे पास कंपाउंड है H2O। H2O हम जानते हैं हमेशा 1:8 में जहां भी मिलेगा 1:8 में मिलेगा, दैट इज सोर्स हो सकते हैं। H2 को वायु की उपस्थिति में जलाकर H2 को वायु की उपस्थिति में जलाकर H2 O2 दैट इज H2O बनेगा। वह भी 1:8 के नियम का पालन करेगा, मतलब 1:8 में मिलेगा। वैसे दूसरा टॉपिक होता है, एक उदासीन लिख दिया, हम एक अम्ल है HCl, बेस है NaOH, acid and base connect with making salt and H2O, that is NaCl, acid, NaOH, base, that is क्या बनाएंगे, salt बनाएंगे, NaCl, यहाँ पे ये हो गया salt plus H2O। H2O जो बनेगा वह हमेशा 1:8 के नियम का पालन करेगा और मैनी सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज से जल प्राप्त हो सकता है, जितने भी सोर्सेज से जल प्राप्त हो सकता है वह हमेशा 1:8 के नियम का पालन करते हैं। यहाँ से हमने ये समझा किसी भी तत्व में, किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का रासायनिक संगठन हमेशा समान रहता है। रासायनिक संगठन हमेशा समान रहता है, चाहे उसे किसी भी विधि से प्राप्त किया जा सके, चाहे उसे किसी भी विधि से प्राप्त किया जा सके। जल को आप 3 विधि से प्राप्त कर सकते हैं, टिक टिक टिक, दैट इज लेकिन सोर्स हमेशा समान रहेगा। यहाँ तक की चीजें क्लियर, आज के लिए बस इतना ही, आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। कल अपन गैस अनुपात का नियम पढ़ेंगे और कल ये टॉपिक कल 2 नियम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।